नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का मैं ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर डिस्कस करने वाला हूं। इस मॉडल पेपर के माध्यम से आपके एक ही वीडियो के अंतर्गत पूरे पाठ्यक्रम के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रकार के प्रश्न हैं उनको मैं सॉल्व कराऊंगा। 100% गारंटी है, जो भी प्रश्न आपको पेपर में मिलेंगे यहीं से देखने को मिलेंगे। जो अनुमानित पेपर है वो 100% में लाने का प्रयास कर रहा हूँ आज की इस वीडियो में। केमिस्ट्री का जो पेपर टाइटल है वो है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट एंड केमिस्ट्री ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये आपका पेपर टाइटल है। ये सिलेबस कुछ ही विश्वविद्यालय में लागू है, जिसमें सबसे प्रमुख है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, जिसमें कल पेपर लगा हुआ है केमिस्ट्री का। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा जो गोरखपुर विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं सभी के लिए। अगर आपका राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय और माँ बंदीवासिनी विश्वविद्यालय के लिए ये सिलेबस लागू है और यहीं से रिपीटेड प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं इस मॉडल पेपर को। तो सबसे पहले हम यूनिट नंबर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। पहले यूनिट का पहला जो क्वेश्चन है, जिसमें यूनिट नंबर फर्स्ट आपका है, ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स। तो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया हुआ है 1,3-ब्यूटाडाइन पर ब्रोमीन की योगशील क्रिया से क्या बनेगा। तो जब ब्रोमीन की योगशील क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, 1,2 तथा 1,4 योजित उत्पाद बनते हैं। यहाँ पर बोथ 1,2 एंड 1,4 एडिशन प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च होगा यानी बनेगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए, संयुगित डाइन यानी कॉन्जुगेट डाइन में जब Br2 का योग होता है तो कम तापमान पर 1,2 उत्पाद काइनेटिक प्रोडक्ट और उच्च तापमान पर 1,4 उत्पाद यानी थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट प्रमुख होता है। सामान्य स्थिति पर ये दोनों बन जाते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी इसमें आपका राइट उत्तर होगा। दूसरा क्वेश्चन जिसमें दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि ये दिया गया है एथिलीन। क्या है ये? एथिलीन दिया गया है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसकी जो क्रिया कराई जा रही है ये किसके साथ कराई जा रही है? हाइपोक्लोरस के साथ, हाइपोक्लोरस अम्ल के साथ इसकी क्रिया कराई जा रही है। इसमें पूछा जा रहा है कि M और R, आप देख रहे हैं इसमें M ये दिया गया है और R ये दोनों क्या होंगे ये पूछा गया है। M मतलब अणु यानी मॉलिक्यूल, R मतलब अभिकारक यानी रेजेंट होते हैं। तो इसमें अणु पूछा गया है कि कौन सा अणु बनेगा और इसके रेजेंट कौन सा होगा। तो जो मॉलिक्यूल इसमें बनेगा M की बात करें, यानी कि इसमें अणु जो होगा वो होगा Cl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। और रेजेंट कौन सा है? तो रेजेंट का कार्य कर रहा है NaHCO3, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे इस प्रकार से। तो ये इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया था, ठीक है, मैंने इसको केवल सॉल्व कराया। अब तीसरा क्वेश्चन आपके समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, सामान्यतः एल्कीन किस प्रकार की अभिक्रिया देते हैं? एल्कीन्स यूजली शो व्हिच टाइप्स रिएक्शन। तो जो एल्कीन्स हैं वो यूजली किस प्रकार के रिएक्शन को शो करते हैं? तो ये सामान्यतः एडिशन रिएक्शन को क्या करते हैं? योगात्मक अभिक्रिया शो करते हैं। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, योगात्मक। सामान्यतः एल्कीन योगात्मक यानी एडिशन प्रकार के रिएक्शन को देते हैं। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 4 और चौथा क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पूछा गया है कि 4 मेथिल, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है कि 4 मेथिल ऑक्टीन के हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। हाइड्रोबोरिनेशन ऑक्सीडेशन ऑफ 4 मेथिल हाइड्रोटीन वुड गिव्स। पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया 4 मेथिल ऑक्टोनॉल। तो इसमें अब समझने वाली बात यह है कि जब मेथिल ऑक्सीटोन के माफ कीजिए ऑक्सीटीन के हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण से जो प्राप्त होता है वो 4 मेथिल ऑक्टेनॉल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 4 मेथिल ऑक्टेनॉल। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर। देखिए, जब हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण होता है यानी कि B2H6H2O2 के साथ एल्कीन का एल्कोहल में बदलना, ये प्रक्रिया एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल का पालन करती है, जिसमें पानी का योग यानी हाइड्रोजन और OH का पुनर्विन्यास होता है, ठीक है। तो 4 मेथिल ऑक्टेनॉल प्राप्त होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उपयोग एल्कीन के संश्लेषण के लिए किया जाता है? तो एल्कीन के संश्लेषण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सुगेव अभिक्रिया, इसका प्रयोग किया जाता है, सुगेव अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है एल्कीन के संश्लेषण के लिए। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर।
प्रश्न नंबर 6 जिसमें KMnO4 के विशिष्ट बैंगनी रंग का एल्कीनों में योग में अदृश्य होना असंतृप्तता का परीक्षण है। ये परीक्षण क्या कहलाता है? तो इस परीक्षण को हम बेयर परीक्षण कहते हैं। कौन सा परीक्षण कहते हैं? बेयर का परीक्षण। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। देखिए, ठंडे और क्षारीय, जब ठंडे और क्षारीय KMnO4 के घोल को वेर अभिकर्मक कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, जब बात हो कि KMnO4 के विशिष्ट बैंगनी रंग का एल्कीन की क्रिया में अदृश्य होना असंतृप्तता का परीक्षण, तो वेर का यह परीक्षण है। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। प्रश्न नंबर 7 जिसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक के प्रति, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक के प्रति एथीन एथाइन से अधिक अभिक्रियाशील हैं। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट उत्तर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8 जिसमें है कि एथिल ब्रोमाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एल्कोहलीय के अधिकता में क्रिया कराने पर अंतिम उत्पाद क्या बनता है? जब यहाँ पर बात करेंगे एथिल ब्रोमाइड, तो एथिल ब्रोमाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एल्कोहलीय की अधिकता में जब क्रिया कराया जाता है तो इसका जो अंतिम उत्पाद बनता है वो क्या बनता है? एथिलीन बनता है। क्या बनता है? एथिलीन। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, KOH यानी पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड ये दिया गया है। KOH को क्या कहते हैं? पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है, जब इसका बी हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो इसमें एक क्या करता है? ये अभिकर्मक का कार्य करता है। तो एक एथिल ब्रोमाइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H5Br। ये एथिल ब्रोमाइड है। ठीक है, और जब इसका रिएक्शन होगा तो HBr यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्या हो जाएगा? ये बाहर निकल जाएगा और एथिलीन बच जाएगा। एथिलीन गैस यानी C2H4 ये गैस बन जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 जिसमें आपका क्वेश्चन दिया गया है कि सावित्रीय सैंडनसन अभिक्रिया के निम्न में से कौन सा हाइड्रोकार्बन बनेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, यानी कि नहीं बनेगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाई सावित्रीय सैंडन्स रिएक्शंस, यानी सावित्रीय सैंडन्स अभिक्रिया में से निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन नहीं बनेगा? तो इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन नहीं बनेगा? इसमें से मीथेन नहीं बनेगा, CH4 नहीं बनेगा, क्योंकि इस अभिक्रिया में निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्कीन या एल्काइन का हाइड्रोजनीकरण कराया जाता है। क्योंकि एल्कीन बनने के लिए कम से कम दो कार्बन की आवश्यकता होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, इस विधि से एक कार्बन वाला मीथेन नहीं बनाया जा सकता। तो एक कार्बन वाला इसमें CH4 में कितने कार्बन दिए गए? एक कार्बन। और बाकी रिएक्शन में आप देखेंगे बाकी ऑप्शन में तो यहाँ पर है C2H4, C3H6 या आल, तो जिसमें एक कार्बन होंगे वो हाइड्रोकार्बन नहीं बनेगा सावित्रीय सैंडनसन अभिक्रिया में। बाकी जिसमें 2 कार्बन 3 कार्बन होंगे उनसे बनेगा। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट है 10 नंबर क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन है कि जब 3,3 डाईमेथिल 2 ब्यूटेनॉल का H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो मुख्य उत्पाद क्या बनता है? तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी? 3,3 डाईमेथिल 2 ब्यूटेनॉल का किसके साथ? H2SO के साथ इसका रिएक्शन कराया जाएगा तो मुख्य उत्पाद जो बनेगा वो 2,3 डाईमेथिल 2 ब्यूटीन बनेगा। क्या बनेगा भाई साहब? 2,3 डाईमेथिल 2 ब्यूटीन। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि कार्बोकेटायन के पुनर्विन्यास में क्या होता है कि अधिक अस्थायी जो 3rd डिग्री के कार्बोनेट आयन हैं वो बनते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सतजेग नियम के अनुसार जो अधिक स्थापित एल्कीन है उनका मुख्य उत्पाद बनाएगा। तो आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 11 है पेरोक्साइड की उपस्थिति में प्रोपीन पर होने वाले HCl के योग का मध्यावर्ती क्या दिया गया है? तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी? पेरोक्साइड की उपस्थिति, यानी द इंटरमीडिएट ड्यूरिंग ऑफ एडिशन HCl टू प्रोपेन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड इज। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? CH3CH3। आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। मेरा नंबर प्रश्न है कि C5H10 आणविक सूत्र वाले निम्नलिखित यौगिक में से कौन सा यौगिक ओजोनिक अपघटन पर एसीटोन देगा? तो दोस्तों याद रखेंगे 2-मेथिल 2-ब्यूटीन देगा। क्या देगा? 2-मेथिल 2-ब्यूटीन, क्योंकि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 के ओजेनिक
अपघटन से द्विबंध टूटता है और एक हिस्सा CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3 यानी एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3 सिंगल बॉन्ड CO CH3, ये होता है एसीटोन। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 14, जब 3 फेनिल प्रोपीन की क्रिया HBr यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ पेरोक्साइड की उपस्थिति में होती है तब निर्मित मुख्य उत्पाद होगा। तो जो निर्मित मुख्य उत्पाद होगा वो हो जाएगा 1-ब्रोमो 3 फेनिल प्रोपेन। पेरोक्साइड की उपस्थिति में HBr का योग एंटी मार्कोनिकाप नियम से होता है जिससे ब्रोमीन किनारे के कार्बन पर जुड़ता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से किसमें HBr का योग मार्कोनिकाप के विपरीत नहीं होता है या HBr का एंटी मार्कोनिकाप योग नहीं दर्शाता है? तो कौन नहीं दर्शाता भाई साहब? वो ब्यूट-टू-इन नहीं दर्शाता है, याद रखेंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर, क्योंकि ब्यूट-टू-इन एक सममित यानी सिमेट्रिकल एल्कीन है। सममित एल्कीन में मार्कोनिकाप्स या एंटी मार्कोनिकाप्स का कोई अंतर नहीं पड़ता है क्योंकि ये दोनों तरफ से उत्पाद समान बनाता है। ठीक है, तो 15 का ऑप्शन सी सही है। 15 क्वेश्चन नंबर 16 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा, जिसमें है कि जलीय सल्फ्यूरिक अम्ल 2-मेथिल-1 ब्यूटीन के साथ क्रिया करके प्रभावी रूप से क्या देगा? तो प्रभावी रूप से क्या प्राप्त करेगा? 2-मेथिल-2-ब्यूटेनॉल। क्या? 2-मेथिल-2-ब्यूटेनॉल। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17, जिसमें है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड से पर 1,3-ब्यूटाडाइन के एक अणु के साथ HBr के एक अणु की अभिक्रिया मुख्य रूप से क्या देती है? तो HBr की जो मुख्य अभिक्रिया है ये ऊष्मागतिकीय नियंत्रित स्थिति में 1-ब्रोमो-2-ब्यूटीन 1,4 उत्पाद देती है। इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 नंबर का ऑप्शन नंबर बी यानी ऊष्मागतिकीय नियंत्रित स्थिति में 1-ब्रोमो-2-ब्यूटीन प्राप्त होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18, जिसमें प्रयोगशाला में वेर अभिकर्मक का उपयोग होता है। तो प्रयोगशाला में वेर अभिकर्मक का जो प्रयोग होता है वो किसके लिए किया जाता है? द्विबंध को ज्ञात करने के लिए, डबल बॉन्ड को ज्ञात करने के लिए प्रयोगशाला में वेर अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और इस क्वेश्चन में क्या दिया गया ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में है कि ऑलिफिन जो ओजोनीकृत होकर के CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CHO और CH3 CHO देता है 1 ब्यूटीन, या दूसरा आपका दिया गया है कि 2 ब्यूटीन या 1 पेंटीन। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 पेंटीन, क्योंकि ओजोनी अपघटन यानी ओजोनोलिसिस में द्विबंध टूटकर दोनों ओर ऑक्सीजन से जुड़ जाता है तो 2 पेंटीन प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, जिसमें योग अब आपकी जगह यौगिक जिसमें sp और sp2 संकरित कार्बन परमाणु हैं, इनमें से कौन सा वह यौगिक है जिसमें sp2 और sp संकरित कार्बन परमाणु हैं? तो ये आपका हो जाएगा प्रोपाइन। प्रोपाइन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रोपाइन में sp2 और sp संकरण होते हैं, क्योंकि प्रोपाइन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH होता है। ठीक है, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन में sp संकरण होगा, लेकिन विकल्प के अनुसार यदि हम प्रोपोडाइन यानी कि एलिन की बात करें तो इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल डबल बॉन्ड CH2 देखें तो इसमें sp2 और sp दोनों होते हैं, इसलिए इसमें आपका हो जाएगा प्रोपाइन, ऑप्शन नंबर बी। तो जब भी पूछा जाए कि वह कौन सा यौगिक है जिसमें sp तथा sp2 संकरित परमाणु होते हैं तो प्रोपाइन को याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य प्रकाश में एल्केन के हाइलोजनीकरण में सर्वाधिक सक्रिय हाइड्रोजन इनमें से कौन सा है? तो सर्वाधिक सक्रिय जो है वो कौन सा है? फ्लोरीन। इनमें से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें सही उत्तर क्या है भाई साहब? क्लोरीन दिया गया है सही उत्तर एक हिसाब से। तो इसमें सबसे अगर उत्तेजित देखा जाए तो फ्लोरीन होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ठीक है, तो इसमें क्लोरीन अधिक दिए गए विकल्प में क्लोरीन सबसे अधिक सक्रिय है फिलहाल। तो अब एग्जैक्ट आंसर इसका क्या होगा एक बार कंफर्म करना पड़ेगा मुझे। तो घटते हुए क्रम के अनुसार अगर देखें तो फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो इनमें आप देखेंगे क्लोरीन दिया गया है, ब्रोमीन दिया गया है, आयोडीन दिया गया है, इसमें फ्लोरीन नहीं दिया गया है।
तो इसमें क्लोरीन आपका हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन के बाद क्या होता है क्लोरीन। तो सूर्य प्रकाश में एल्केन के हाइड्रोजनीकरण में सर्वाधिक सक्रिय जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन है। हाइड्रोजन वर्ग के तत्व कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लियर है? तो याद रखेंगे इनका। अगर पूछा जाए कि सूर्य के प्रकाश में एल्केन के हाइड्रोजनीकरण में सर्वाधिक सक्रिय हाइड्रोजन का क्रम क्या होगा, तो सबसे पहले आएगा फ्लोरीन। ठीक है, पहले क्या आएगा? फ्लोरीन, फिर ग्रेटर देन क्लोरीन, ग्रेटर देन ब्रोमीन और ग्रेटर देन फिर आयोडीन। ठीक है, तो ये इनका क्रम है, क्रम बार बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन आएगा। ओके, ये अगर आपसे पूछा जाए कि ज़्यादा यानी बड़ा कौन है, तो सबसे अधिक फ्लोरीन, फिर उससे अधिक क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। अगर कम से तेज की ओर पूछा जाए तो आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथीन जब ब्रोमीन से क्रिया करता है तो क्या बनाता है? तो जब एथीन की यहाँ पर बात हो रही है, तो एथीन यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया आपका एथीन। इसका हम करा रहे हैं रिएक्शन किसके साथ? प्लस ब्रोमीन यानी कि Br2 के साथ इसका रिएक्शन करा रहे हैं। तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो एथिल, आप कीजिएगा एथिलीन डाइब्रोमाइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? एथिलीन डाइब्रोमाइड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो एथिलीन डाइब्रोमाइड इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरोक्साइड की उपस्थिति में प्रोपीन पर HCl की योगशील क्रिया से क्या प्राप्त होगा? तो पेरोक्साइड की उपस्थिति में जब हम प्रोपीन पर HCl के साथ इसका एडिशन रिएक्शन कराते हैं तो 2 क्लोरोप्रोपेन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 2 क्लोरोप्रोपेन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि प्रोपीन पर पेरोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में यानी HI हाइड्रोजन आयोडाइड का योग कराने पर, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड का क्या कराएंगे? रिएक्शन कराएंगे, तो इससे जो बनने वाला उत्पाद है वो कौन सा उत्पाद बनेगा? तो 2 आयोडोप्रोपेन बनेगा। क्या प्राप्त होगा? 2 आयोडोप्रोपेन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आपका अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें है कि पेरोक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन क्लोराइड तथा हाइड्रोजन आयोडाइड एल्कीन के साथ एंटी मार्कोनिक योग नहीं देते हैं, क्योंकि तो एंटी मार्कोनिक ये योग नहीं देते हैं इसलिए क्योंकि दोनों ही प्रकारों में एक पद ऊष्माशोषी यानी इंडोथर्मिक होता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही प्रकारों में एक बंद ऊष्माशोषी होता है, इसलिए पेरोक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन क्लोराइड तथा हाइड्रोजन आयोडाइड एल्कीन के साथ एंटी मार्कोनिक योग रिएक्शन नहीं देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि HCl का एंटी योग मार्कोनिक नियम का पालन नहीं करता है, क्योंकि तो HCl इसलिए नहीं प्रयोग, देखिए HCl की बात हो रही है तो यहाँ पर माफ कीजिएगा, HCl का एंटी योग मार्कोनिक जो रूल है उसके आधार पर अगर देखा जाए तो किस नियम का पालन नहीं करता है, ये पूछा गया है। तो इसमें किस नियम का पालन नहीं करेगा? ऑप्शन को देखें तो जिसमें ऑप्शन दिया गया है कि यह एक प्रबल अम्ल है। क्या दिया गया है? कि यह एक प्रबल अम्ल है या आयनिक बंध है। दूसरा है कि ये एक गैस है। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या है ये आपका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जब बात हो रही है तो इसमें हमें क्या ध्यान देना है कि इसकी जो बंधन ऊर्जा होती है उच्च होती है, इसलिए ये HCl योग एंटी मार्कोनिक नियम का पालन नहीं करता, इसलिए आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका। अगला क्वेश्चन है कि 1,3 डाईब्यूटीन के बारे में सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो 1,3 डाईब्यूटाइन के बारे में जो सत्य कथन है वो क्या है? इसमें संयुग्मी द्विबंध, तो द्विबंध होते, डबल बॉन्ड होता है 1,3 ब्यूटाडाइन में, ये भी सत्य है। HBr के साथ क्रिया करता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ बिल्कुल क्रिया करता है, ये बहुलक बनाता है, बिल्कुल सत्य है, इसलिए आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी इसमें राइट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है PCl5 से क्रिया करके प्रोपेनान देता है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की बात हो रही है, तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया करके जो प्रोपेनान है ये एसीटोन प्राप्त करेगा, एसीटोन देगा। क्या देगा? एसीटोन, जिसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी, जिसमें जैम डाइक्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट उत्तर होगा। जब एसीटोन की बात करें
ठीक है। जब एसीटोन की बात करें तो यानी CH3COCH3 की क्रिया में PCl5 से होती है, तो ऑक्सीजन जो है वो घट करके क्लोरीन परमाणु पर एक कार्बन के साथ जुड़ जाता है, जिससे हम जैम डाइक्लोराइड भी कहते हैं। तो आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर नेक्स्ट, जिसमें एल्कीन यानी एल्किल CH डबल बॉन्ड CH2 और B2H6 शीघ्र अभिक्रिया कराते हैं, उत्पाद में क्षारीय हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्वारा ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है। तो इसके ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है भाई साहब, देखिए डिहाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण उत्पाद जो होगा वो होगा आपका RCH2CH2OH। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर। क्योंकि क्या होता है कि एंटी मार्कोनिकाप्स तरीके से जल का योग है, जिससे प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। ये प्राथमिक एल्कोहल का फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें है कि निम्नलिखित में से किसके बीच अभिक्रिया में मार्कोनिकाप्स अधिक उपयुक्त है। तो इनमें से कौन सी अभिक्रिया के बीच में मार्कोनिकाप्स का नियम अधिक उपयुक्त है। तो C3H6 प्लस HBr के बीच में, इसके बीच में C3H6 प्लस HBr, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें आपका राइट उत्तर होगा। मार्कोनिकाप्स नियम में असम्मित एल्कीन जैसे कि प्रोपीन C3H6 और सम्मित अभिकारक यानी HBr के लिए ये लागू होता है। अगला क्वेश्चन जिसमें है कि प्रोपीन तथा क्लोरीन को 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर क्या बनेगा। तो जब हम प्रोपीन तथा क्लोरीन को 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो उससे क्या बनता है। तो ये एल्किल क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, एल्किल क्लोराइड, यानी कि आपका CH2Cl CH डबल बॉन्ड CH2 एल्किल क्लोराइड। ओके, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ये आपका सही ऑप्शन है, एल्किल क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है कि NaCl की उपस्थिति में एथिलीन पर Br की अपक्रिया से क्या बनेगा। तो जब हम NaCl की उपस्थिति में एथिलीन पर Br2 के साथ अपक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है BrCH2 सिंगल बॉन्ड CH2Br और CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Br, ये दोनों प्राप्त होते हैं। बोथ इसमें आंसर सही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन ओजोनी अपघटन पर, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोनी अपघटन पर एल्डिहाइड तथा कीटोन दोनों देते हैं। तो एल्डिहाइड तथा कीटोन दोनों कब प्राप्त होता है, ये किस स्थिति में दोनों होता है। ये तब होता है जब Me2C डबल बॉन्ड CHMe ये दोनों मिले। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर, ठीक है। इसका ढांचा जो होता है वो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH से है। तो टूटने पर बायां हिस्सा कीटोन एसीटोन और दायां हिस्सा एल्डिहाइड यानी कि एसिटाल्डिहाइड देगा। तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है एल्किल हैलाइड से एल्किल बनाने की क्रिया का उदाहरण क्या है। एल्किल हैलाइड से एल्कीन बनाने की क्रिया का जो उदाहरण है वो विलोपन एलिमिनेशन अभिक्रिया के द्वारा होता है, यानी एलिमिनेशन को विलोपन अभिक्रिया करते हैं। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। अगला है एथिलीन अणु का आकार है। तो एथिलीन अणु का जो आकार है वो प्लेनर आकार है। कैसा है, प्लेनर, यानी कि ये समतलीय है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एथिलीन का जो फॉर्मूला है वो C2H4 होता है। इसमें कार्बन पर जो संकरण है वो sp2 संकरण है। इसकी संरचना इसलिए त्रिकोणीय समतलीय ट्राइगोनल प्लेनर होगी। तो ट्राइगोनल प्लेनर इसमें है नहीं, इसलिए समतलीय आप लगाएंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस करेंगे। ये आपके पहले यूनिट के जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ थे उनको मैंने करा दिया है। अब आपका सेकंड यूनिट स्टार्ट होगा। सेकंड यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरा यूनिट आपका है केमिस्ट्री ऑफ एल्काइन। तो एल्काइंस की भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित करेंगे। चलिए इसी प्रकार से सभी यूनिट को हम डिस्कस करेंगे। सेकंड यूनिट आपका है केमिस्ट्री ऑफ एल्काइंस। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि आबंध दूरी के संबंध में सही क्रम। तो आबंध दूरी के विषय में एक चीज़ याद रखेंगे कि जैसे जैसे बंध की संख्या बढ़ती है तो परमाणुओं के बीच में क्या होता है कि आकर्षण, जो परमाणुओं के बीच आकर्षण होता है वो बढ़ जाता है। तो जब आकर्षण बढ़ता है तो उनकी दूरी क्या होती है, वो घटती है। तो एकल बंध सबसे लंबा और त्रिबंध सबसे छोटा होगा। तो एकल बंध क्या होगा, वो सबसे लंबा होगा। तो इसमें आप देखेंगे C सिंगल बॉन्ड ये सबसे लंबा, उससे छोटा जो होगा वो डबल बॉन्ड, उससे छोटा होगा ट्रिपल बॉन्ड, नहीं सबसे छोटा ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें सही क्रम आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है
दूसरा प्रश्न है कि एक तप्त नालिका से एसीटिलीन प्रवाहित करने पर कौन सा उत्पाद बनेगा। तो इनमें से जब एक तप्त नालिका की बात हो तो एसीटिलीन प्रवाहित कराने पर जो उत्पाद बनेगा वो बेंजीन बनेगा। बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो C6H6 होता है। एसीटिलीन की बात करें तो C2H2 होता है एसीटिलीन। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब एसीटिलीन यानी कि C2H2 को लाल गर्म लोहे या तांबे की नली से गुजारा जाता है तो इसके 3 अणु मिलकर के बेंजीन यानी कि C6H6 बनाते हैं। इसे चक्रीय बहुलकीकरण भी कहते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3, जिसमें एसीटिलीन के हाइड्रोजन अम्लीय क्यों होते हैं। तो जब एसीटिलीन की बात हो तो एसीटिलीन के हाइड्रोजन अम्लीय इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड H बंध जो होता है, इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन का घनत्व एसीटिलीन में कार्बन के अधिक निकट है, इसलिए 50% एस लक्षण के होते हैं यानी एस करेक्टर के होते हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, जिसमें C6H10 अणु सूत्र वाला हाइड्रोकार्बन एक अणु H2 का अवशोषण उत्प्रेरकीय हाइड्रोनीकरण में करता है। इस हाइड्रोकार्बन का ओजोनीकरण करने पर निम्नलिखित यौगिक क्या मिलेगा। तो इनमें से जो निम्नलिखित यौगिक बनेगा वो साइक्लोहेक्सीन बनेगा। क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सीन। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि विषैली गैस लिविसाइड को निम्नलिखित क्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो एक जो विषैली गैस है जिसका नाम है लिविसाइड, ये प्राप्त किया जा सकता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH एंड AsCl3 से। आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर होगा। एसीटिलीन और आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड की क्रिया से लिविसाइड बनता है। याद रखेंगे किसकी क्रिया से? एसीटिलीन यानी कि C2H2 और AsCl3 के AsCl3 यानी इसका नाम है आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड, जिसकी अपक्रिया से क्या बनता है? लिविसाइड एक विषैली गैस बनती है जो एक विशुद्ध गैस है, जो एक युद्ध गैस है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6, इसमें है कि निम्नलिखित अभिक्रिया का H3C ट्रिपल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 का हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो इसमें उत्पाद क्या बनेगा। तो उत्पाद जो बनेगा वो बनेगा CH3COOH प्लस HOOC CH2CH3 बनेगा। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 7। सातवां क्वेश्चन है कि जब एसीटिलीन निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। तो जब एसीटिलीन किसकी उपस्थिति में? AlCl3 की उपस्थिति में किसके साथ? आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड यानी AsCl3 से क्रिया कराता है तो क्या प्राप्त होता है? तो पहला तो लेविसाइड गैस बनता है और दूसरा जो बनता है वो बीटा क्लोरोवाइनिल ट्राइक्लोराइड जो अग्निस्ट्राइक बनता है। इसमें आंसर हो जाएगा ए एंड बी दोनों। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर। ओके, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। आठवां क्वेश्चन में क्या दिया गया है? यहाँ पर है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH3 में इसका रिएक्शन कराया जाएगा तो ए और बी क्रमशः क्या होंगे। तो ए और बी, ये यहाँ पर देखेंगे जिसमें ए जो होगा वो हो जाएगा, यहाँ पर ए दिया गया है, ठीक है। ए क्या होगा? सिस होगा और ट्रांस टू ब्यूटीन, यानी कि आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9, इसमें C2H2 तथा HCl की क्रिया से बना अंतिम उत्पाद। तो जब हम C2H2 का रिएक्शन HCl के साथ कराएंगे तो उसका अंतिम उत्पाद जो बनेगा वो CH3 सिंगल बॉन्ड CHCl2 बनेगा। क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CHCl2। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पहले वाइनिल क्लोराइड बनता है, वाइलिन क्लोराइड पहले बनेगा, फिर मार्कोनिकाव नियम के अनुसार HCl जुड़ करके एथिलीन क्लोराइड बनाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है एसिटिलीन बना सकते हैं। एसिटिलीन किससे बना सकते हैं? पोटेशियम परम्यूरेट से भी बना सकते हैं, कैल्शियम कार्बाइड, एथिलीन ब्रोमाइड, इन सबसे हम एथिलीन का निर्माण कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 11 और 11 नंबर क्वेश्चन जिसमें दिया गया है प्रश्न, क्या दिया गया है कि कौन सा युग्म
C4H6 अणुसूत्र वाले चक्रीय यौगिक को प्रदर्शित नहीं करता है। तो इनमें से C4H6 चक्रीय यौगिक को प्रदर्शित नहीं करता है, वो ऑप्शन नंबर सी नहीं करता है। ठीक है, ये जो है ये स्ट्रक्चर ये C4H6 के सूत्र से मेल नहीं खाती है, क्योंकि वलय और द्विबंध की गणना के आधार पर ये ऐसा है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर क्वेश्चन, जिसमें प्रश्न है CH ट्रिपल बॉन्ड CH और यहाँ पर दिया गया है रेजेंट NiCN2। ठीक है, तो प्रेशर के दबाव में इसका रिएक्शन कराया जा रहा है, तो X इसमें से क्या बनेगा, यानी कि कौन सा उत्पाद बनेगा। तो जब हम CH ट्रिपल बॉन्ड CH की NiCN2 और दबाव में अपक्रिया कराते हैं तो ऐसे में क्या बनता है, ऐसे में साइक्लोऑक्टा टेट्राइन बनता है। क्या बनता है, साइक्लोऑक्टा टेट्राइन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि निकल साइनाइड की उपस्थिति में NiCN2 ये निकल साइनाइड है उपस्थिति में, और ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH जो है ये एसिटिलीन है। तो ये एसिटिलीन की जो रिएक्शन हम कराते हैं तो 4 अणु जुड़ करके 8 कार्बन वाला चक्रीय यौगिक यानी C8H8 बनाते हैं, तो ये साइक्लोऑक्टा टेट्राइन हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, एक अज्ञात यौगिक एक अज्ञात यौगिक है A जिसका अणुसूत्र है CH। जब A और Br के अधिक के साथ अभिक्रिया करते हैं तो S सूत्र वाला नया यौगिक B बनता है। A अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलेन के साथ सफ़ेद अवक्षेप बनाता है, ए क्या हो सकता है। तो ए जो होगा वो ब्यूटीन 1 होगा। क्या होगा, ब्यूटाइन माफ कीजिएगा ब्यूटीन 1 होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट उत्तर। 14 नंबर प्रश्न है कि एसिटिलीन देता है। एसिटिलीन क्या देता है भाई साहब, एसिटिलीन जो देता है वो AgNO3 के साथ सफ़ेद अवक्षेप तथा CuC2Cl के साथ Cl2 के साथ लाल अवक्षेप देता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर क्वेश्चन है sp3 संकृत यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन C परमाणु तथा C परमाणु के मध्य बंध लंबाई जो न्यूनतम है, तो इसकी जो बंध लंबाई न्यूनतम है वो क्या होगी, तो बंध प्रोपाइन में इसकी बंध जो होगी वो किसमें होगी, प्रोपाइन में न्यूनतम होगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि प्रोपाइन में sp3 कार्बन सीधे sp कार्बन यानी त्रिबंध से जुड़ा होता है। तो sp कार्बन का आकार छोटा होने के कारण या बंध लंबाई इसकी जो होगी वो सबसे कम होगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 16 जिसमें है कि 1 ब्यूटाइन के ऑक्सी मर्क्यूरेशन HgSO4 प्लस H2SO4 से निर्मित उत्पाद क्या होगा। तो इनमें जो निर्मित उत्पाद होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये आपका हो जाएगा। जल योग मार्कोनिकॉफ रूल से क्या बनेगा, 2 ब्यूटानोन बनेगा। ओके, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 17 जिसमें है कि जब एसिटिलीन HgCl2 की उपस्थिति में HCl के साथ क्रिया कराता है तो क्या बनता है। तो एसिटिलीन की बात कर रहे हैं जब हम, तो एसिटिलीन में ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, और 16 नंबर प्रश्न का आंसर मैंने आपको ऑप्शन नहीं बताया, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें मार्कोनिकॉफ नियम का जो है प्रयोग होता है। 17 नंबर क्वेश्चन जिसमें प्रश्न है कि एसिटिलीन HgCl2 की उपस्थिति में HCl के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, वाइनिल क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा मेरे भाई, वाइनिल क्लोराइड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों होगा इसको समझिए। देखिए, मुख्य रूप से पहली क्रिया में वाइनिल क्लोराइड प्राप्त हो जाता है जब हम एसिटिलीन का HgCl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, किसकी उपस्थिति में, माफ कीजिएगा एसिटिलीन HgCl2 की उपस्थिति में हम रिएक्शन इसका कराएंगे तो हमें वाइनिल क्लोराइड ही प्राप्त होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 18 जब प्रोपाइन की H2SO4 की उपस्थिति में जलीय HgSO4 के साथ क्रिया कराया जाता है तो मुख्य उत्पाद क्या बनेगा। तो मुख्य उत्पाद जो बनेगा वो एसीटोन बनेगा। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि प्रोपाइन के जल योजन हाइड्रेशन के अभिक्रिया के द्वारा प्रोपेन 2 ऑन एसीटोन प्राप्त होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसे क्या कहते हैं, प्रोपेन 2 ऑन, इसे एसीटोन। ओके, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 19 जिसमें बहुलकीकरण पर प्रोपाइन देता है। तो जब हम प्रोपाइन का बहुलकीकरण कराते हैं तो हमें मेसिटिलीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, मेसिटिलीन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए इस प्रश्न का सही उत्तर, क्योंकि जब एसिटिलीन से बेंजीन बनता है, जैसे जब हम एसिटिलीन से बेंजीन को बनाते हैं, वैसे ही प्रोपाइन के 3 अणु जुड़ करके 1,3,5 ट्राई मेथिल बेंजीन यानी मेसिटिलीन बनाते हैं। मेसिटिलीन की जगह पर 1,3,5 ट्राई मेथिल बेंजीन भी लिखा हो सकता है, क्योंकि ये इसका IUPAC नाम है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एसिटिलीन को हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में Hg2+ से प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है? तो क्या बनता है भाई साहब? एसिटेल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? एसिटेल्डिहाइड। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एसिटिलीन के जल योजन हाइड्रेशन में सबसे पहले वाइनल अल्कोहल बनता है, जो पुनर्विन्यास होकर के एसिटेल्डिहाइड यानी CH3CHO में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में अम्लीय हाइड्रोजन है? किस पदार्थ में अम्लीय हाइड्रोजन है? तो इसमें आपका हो जाएगा एथाइन एसिटिलीन। आप कीजिएगा, इसमें क्या हो जाएगा? एथाइन, जिसे एसिटिलीन कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि एथाइन में क्या होता है? sp2 संकरित कार्बन होता है, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो अधिक हो जाती है, जिससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, जिसमें 2-ब्यूटाइन को जब हम क्या करते हैं कि किसके साथ इसका अपक्रिया कराते हैं? S के साथ अपक्रियकृत करते हैं, तो निर्मित उत्पाद क्या होगा? तो इसमें जो निर्मित उत्पाद होगा वो ट्रांस-2-ब्यूटीन होगा। क्या होगा? ट्रांस-2-ब्यूटीन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 20 प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपका है कि एथाइन में त्रिबंध किससे निर्मित होता है? या एल्काइन का बेलनाकार आकार निम्नलिखित के कारण होता है? तो एथाइन में जो त्रिबंध निर्मित होता है वो किसके कारण होता है? 2 पाई तथा 1 सिग्मा बंध से होता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा 2 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों है? देखिए, कार्बन त्रिबंध, जब हम यहाँ पर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से एक मजबूत सिग्मा बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? एक मजबूत सिग्मा बॉन्ड बनता है और 2 कमजोर पाई बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन कि इनमें से कौन एसिटिलीन से क्रिया नहीं करता? एसिटिलीन से क्रिया कौन सा नहीं करेगा? तो NaOH ये अब क्रिया नहीं करेगा। किससे? एसिटिलीन से। ठीक है, और इसमें ऐसा क्यों है? NaOH यहाँ पर 3 लगा हुआ है, तो एक बार ये सस्पेंस का क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन मैं आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें प्रश्न है कि एसिटिलीन पर हाइपोक्लोरस अम्ल से अपक्रिया करता है तो उत्पाद क्या बनेगा? तो एसिटिलीन का किसके साथ? हाइपोक्लोरस अम्ल, जिसे HOCl कहते हैं। तो एसिटिलीन का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, जब एसिटिलीन की बात होगी तो इसमें HOCl के साथ रिएक्शन होगा, तो इसके रिएक्शन कराने से हमें डाईक्लोरोएसिटिल्डिहाइड प्राप्त होगा। डाईक्लोरोएसिटिल्डिहाइड का जो फॉर्मूला है वो है CH2CH2CHCHO। इस प्रकार से आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्काइन को एल्कीन में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित उपयुक्त अभिकर्मक कौन सा है? तो जब हम एल्कीन को एल्काइन में परिवर्तित करते हैं तो इसके लिए जो अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है वो PDH2 का प्रयोग किया जाता है। किसका? PDH2 का। आंसर इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपक्रिया 2,2-ब्रोमो डाईब्रोमो प्रोपेन देगी? तो इनमें से अपक्रिया जो 2,2 डाईब्रोमो देगी वो कौन सी है? वो हो जाएगी आपका CH3C डबल बॉन्ड CH+2HBr। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अमोनियम S के साथ सफ़ेद अवक्षेप नहीं देगा? तो M के साथ सफ़ेद अवक्षेप जो नहीं देगा वो CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 यानी 2-ब्यूटाइल। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट उत्तर, क्योंकि केवल वही एल्काइन अवक्षेप देते हैं जिनके किनारे पर हाइड्रोजन होता है। तो 2-ब्यूटाइन एक आंतरिक इंटरनल एल्काइन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि CnH2n-2 सामान्य सूत्र क्या प्रदर्शित करता है? तो ये सामान्य सूत्र किसका है? एल्काइन का ये सामान्य सूत्र है।
CnH2n-2 सामान्य सूत्र इसका है एल्काइन का। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर, क्योंकि एल्केन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है CnH2n+2 होता है, ये एल्केन का, और एल्कीन का होता है CnH2n होता है। तो एल्केन का जो फॉर्मूला है याद रखेंगे, एल्कीन का क्या होता है CnH2n+2, ये हो गया आपका एल्केन का। अगर बात करें हम एल्कीन का, तो एल्कीन का होता है Cn आएगा, ध्यान रखेंगे CnH2n, ये होता है एल्कीन का, ठीक है। तो एल्काइन का जो होता है वो क्या होता है CnH2n-2, ओके, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, इसमें 1,2-डाई ब्रोमोएथेन एल्कोहलिक पोटास के साथ गर्म करके क्या देता है, तो ये गर्म करके एसीटिलीन बनाता है। क्या बनाता है, एसीटिलीन। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये एक प्रकार का डिहाइड्रोजनेशन अभिक्रिया है जिसमें 2 HBr अणु बाहर निकलते हैं और त्रिबंध बनाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक क्वेश्चन है कि एसीटिलीन पर HCN का योग कराने पर प्राप्त होता है। तो एसीटिलीन का जब हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, साइक्रोनोटाइल प्राप्त होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको हम वाइनिल साइनाइड के रूप में भी जानते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HCl, तो ये मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो जब इसका फॉर्मूला देखा जाए तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN, ये होगा इसका फॉर्मूला, और इसको एक्रोनिटाइल भी कहा जाता है, ठीक है। तो आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि 1 पेंटीन को 1 पेंटाइन से द्वारा विभेदित करते हैं। तो जब हम 1 पेंटीन को 1 पेंटाइन के साथ कैसे विभेदित करते हैं, तो ये विभेदित करते हैं टालन रेजेंट से, ठीक है, टालन रेजेंट से इसको विभेदित करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमोनियम AgNO3 के विलयन में एथीन और एथाइन का मिश्रण प्रवाहित किया गया है। गैसें जो अक्रिय बनी रहती हुए हैं, तो वह कौन सी गैसें हैं, वो एथीन और एथीन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट उत्तर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आपका अगला क्वेश्चन है कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया में एसिटिलीन दर्शाती है। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब हम बात करेंगे सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया में एसिटिलीन क्या दर्शाता है, पहला ऑप्शन है ऑक्सीकारक गुण, अपचायक गुण, क्षारीय गुण या अम्लीय गुण। चलिए आंसर करने का प्रयास कीजिएगा आप सभी। तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया में एसिटिलीन क्या दर्शाती है, अम्लीय गुण। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि ब्यूटाइन 1 में उपस्थित अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है। तो इसमें हाइड्रोजन परमाणु की जो संख्या है वो कितनी है, वो 1 है। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ब्यूटाइन 1 की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, इसका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड H। इसमें केवल वो हाइड्रोजन अम्लीय होता है जो त्रिबंध वाले कार्बन के सीधे जुड़ा होता है, त्रिबंध कार्बन से जो जुड़ा होता है उसमें केवल एक हाइड्रोजन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1। अगला है कि निम्नलिखित में से किसके जल वियोजन द्वारा कीटोन प्राप्त होता है। जल वियोजन मतलब होता है जल से रिएक्शन कराना, H2O से इसका रिएक्शन कराना, ठीक है। तो जल वियोजन को हम हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं या हाइड्रेशन कहते हैं। तो जब हम क्या कराते हैं, यहाँ पर निम्नलिखित में से किसके हाइड्रेशन द्वारा कीटोन प्राप्त होता है। तो प्रोपाइन का जब हाइड्रेशन कराया जाता है, प्रोपाइन का जब हम H2O के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें कीटोन प्राप्त होता है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जिसमें है कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल से अपक्रिया करके क्या बनता है। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड की बात हो रही है। तो कैल्शियम कार्बाइड का अगर हम जल से अपक्रिया करा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एसीटिलीन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एसीटिलीन। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। यह एसीटिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि भी है, कैल्शियम कार्बाइड का जल से रिएक्शन, ये प्रयोगशाला विधि है एसीटिलीन का। अगला क्वेश्चन है कि CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ पर CH दिया गया है, ठीक है, CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसके साथ रिएक्शन किसका हो रहा है, O2 और O3 के साथ ZnH2
O2 के साथ, तो इसमें उत्पाद क्या बनेगा, तो इसमें दोनों उत्पाद बन सकते हैं, ये दोनों बोथ A एंड B इसमें आपका उत्पाद बनेगा। ओके, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के साथ लाल अवक्षेप देगा। तो सिल्वर अवक्षेप के साथ जो लाल अवक्षेप देगा वो क्या देगा, वो 3 मेथाइल 1 ब्यूटाइल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सी सिंगल बॉन्ड सी बंध की लंबाई सबसे कम किसमें है। तो सबसे कम जो होगी ये CH ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड CH में होगी। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि एसिटिलीन किन अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एसिटिलीन की बात किया जाए, एसिटिलीन जो प्राप्त होता है ये किन अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त होता है। तो ये CHI3 + 6Ag + CHI3, ठीक है, ये उत्पाद होगा इसमें। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें है कि क्या होगा जब एसिटिलीन और हाइड्रोजन के मिश्रण को गर्म करके लिंडर उत्प्रेरक के साथ ऊपर से गुजारते हैं तो क्या होगा, ये एथिलीन निर्मित, तब क्या होगा, एथिलीन का निर्माण होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट उत्तर, क्योंकि लिंडार उत्प्रेरक PDCA CO3 एक विषाक्त उत्प्रेरक है जो एल्काइन में हाइड्रोजनीकरण को केवल एल्कीन एथीन स्तर तक ही सीमित रखता है, उसे एथेन में नहीं बदल देता। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट उत्तर। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट आपका यूनिट है तीसरे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उनको हम सॉल्व करते हैं। सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तीसरा यूनिट आपका है स्टीरियो केमिस्ट्री, जिसमें आपका क्वेश्चन है लैक्टिक अम्ल निम्नलिखित में से कौन सी समता दर्शाता है, यानी आइसोमेरिज्म पूछा गया है। जो लैक्टिक अम्ल है वो कौन सा आइसोमेरिज्म दर्शाता है। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है, यानी कि जिसे हम प्रकाशिक समता कहते हैं। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर। लैक्टिक अम्ल एक चिराल कार्बन यानी कायरल कार्बन से जुड़ा होता है जिसे ये प्रकाशिक सक्रिय हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशिक सक्रिय यौगिक है। प्रकाशिक सक्रिय यौगिक की बात की गई है तो 2-क्लोरोब्यूटेन ये प्रकाशिक सक्रिय यौगिक है। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर, क्योंकि 2-क्लोरोब्यूटेन के दूसरे कार्बन पर 4 अलग अलग समूह जुड़े होते हैं जिससे यह कायरल कार्बन बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वह यौगिक, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि वह यौगिक जिनके आणविक सूत्र सामान्य होते हैं परंतु संरचना सूत्र भिन्न होते हैं उनको क्या कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन यौगिक को हम आइसोमर कहते हैं। आइसोमर किसे कहते हैं, आइसोमर उन्हें कहते हैं जिनके आणविक सूत्र जो होते हैं वो समान होते हैं लेकिन जो जिनका संरचना सूत्र है वो क्या होता है, वो भिन्न भिन्न होता है, उनको क्या कहते हैं, आइसोमर्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इन्हें समावयवी कहते हैं या आइसोमर कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन जिसमें है कि निम्नलिखित अणु में द्विबंध ज्यामिति तथा किरल केंद्र का विन्यास यानी कायरल कार्बन का विन्यास पूछा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो कायरल कार्बन का विन्यास होगा वो होगा R&E। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर, क्योंकि भारी समूह की स्थिति में आधार पर जो द्विबंध होते हैं वो E अपोजिट है और जो किरल यानी कायरल कार्बन है, जो कायरल का सेंटर है वो विन्यास प्राथमिक क्रम है यानी शिप रूल के अनुसार R है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु एक्रिल है। यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिनमें क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव एक्रिलिक। तो इनमें ए कायरल जो है वो क्या है, वो गेंद जो है वो ए कायरल है, गेंद। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सत्य कथन की पहचान करना है। पहला ऑप्शन जिसमें देखेंगे कि दिया गया है कि आकिरल गुण अध्यारोपित होते हैं, बिल्कुल ये सत्य कथन है। एनालिन प्रकाशीय निष्क्रिय अम्ल है तो ये सक्रिय अम्ल है, ये होगा नहीं। ग्लाइसिन क्या है, प्रकाशिक सक्रिय अमीनो अम्ल होते हैं, बिल्कुल प्रकाशिक नहीं होते हैं। तो इसमें रेशमिक लैक्टिक अम्ल प्रकाशीय सक्रिय होते हैं, ये भी कथन असत्य है। तीनों कथन असत्य है, सत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका। अगला क्वेश्चन जिसमें है कि रेशमिक मिश्रण से डी और एल प्रतिबंब रूपों को पृथक करने की जो प्रक्रम है उसको क्या कहते हैं, सेपरेटिंग ऑफ डी एंड एल जो दिया गया है, डी एंड एल फॉर्म द रेशमिक मिक्सचर इज कॉल्ड। तो इस रेशमिक मिक्सचर को हम वियोजन कहते हैं, रिसोल्यूशन कहते हैं, क्या कहते हैं,
रिसोल्यूशन यानी वियोजन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें लैक्टिक अम्ल के प्रकाशिक समवयों की संख्या कितनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो लैक्टिक अम्ल में जो प्रकाशिक आइसोमर हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि एक डी रूप होता है और एक एल रूप होता है, इसलिए 2 होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रकाशिक सक्रिय ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इनमें से कौन से हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव जो कंपाउंड है वो है ऑप्शन नंबर सी आपका CH3CHDOH। इसमें क्या है, कार्बन पर 4 अलग अलग समूह जुड़े हैं। देखेंगे इस कार्बन पर क्या जुड़ा है, CH3 जुड़ा है, और दूसरे वाले कार्बन पर CH जुड़ा है, तीसरे वाले में DOH जुड़ा है। तो जिसमें अलग अलग ऐसा कार्बन जिसमें अलग अलग समूह जुड़े होते हैं, हर कार्बन पर अलग अलग समूह जो जुड़े होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। आंसर इसमें सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CHCl CH2 CH3 का एक कैरल केंद्र है, जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा आर विन्यास को प्रदर्शित करेगा। तो आर विन्यास को जो प्रदर्शित करेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, क्योंकि जब हम प्राथमिक क्रम देखेंगे जिसमें Cl लेस देन CH2, H5 लेस देन CH3 लेस देन H को देखते हैं, तो घूर्णन घड़ी की जो दिशा होती है वो क्या होती है, राइट होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है प्रकाशिक समयों के बीच अंतर स्पष्ट किया जाना किसके द्वारा संभव है। तो इसके जो प्रकाशिक ऑप्टिकली आइसोमर हैं, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, उनके बीच में अंतर यानी डिफरेंस को हम स्पष्ट करने के लिए क्या करेंगे, ध्रुवण मापी का प्रयोग करेंगे। ध्रुवण मापी, इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी इसको हम पोलरीमीटर भी बोलते हैं। आंसर डी इसमें राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यौगिक प्रदर्शित कर सकता है। भाई साहब देखिए इसमें कौन सा यौगिक क्या प्रदर्शित करेगा, ये आपका पूरा कंपाउंड दिया गया है। तो ये दिया गया जो यौगिक है ये प्रदर्शित करेगा ज्यामितीय प्रकाशिक समता को। इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर डी, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। क्योंकि अगर हम दूसरे में देखें तो हर कार्बन क्या है, डिफरेंट से जुड़ा हुआ है, प्रकाशिक हो जाएगा, और ज्यामितीय ज्योमेट्रिकल भी दिखाता है। ठीक है, तो आंसर डी इसमें राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह यौगिक जो डाई एथिल ईथर के साथ समायोगी नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वह कौन सा यौगिक है जो डाई एथिल ईथर के साथ में आइसोमर नहीं है। तो वो यौगिक है दोस्तों, आप याद रखेंगे कि उस यौगिक का नाम है ब्यूटेनॉन। ठीक है, जिसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ब्यूटेनॉन एक कीटोन है, जबकि बाकी देखें तो बाकी ईथर या एल्कोहल है। तो ब्यूटेनॉन जो है वो डाई एथिल ईथर के साथ में आइसोमर नहीं शो करेगा। अगला क्वेश्चन है साइक्लोहेक्सेन के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो साइक्लोहेक्सेन के कथन में सत्य कथन की पहचान करना है। पहला है कि इसमें 2 समवायी संभव है, बिल्कुल असत्य कथन है भाई। इसमें समवायी की संख्या एकदम निर्धारित नहीं है। इसके 3 समरूपण हो सकते हैं, तो बिल्कुल इसमें 3 समरूपण नहीं होते हैं। नौका समरूपण सबसे अस्थायी है, तो ये अस्थायी संरचना है। कुर्सी और नौका में 30 किलो जूल मोल का अंतर हो सकता है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अपक्रिया में उत्पाद। ये अपक्रिया दिया गया है और इसमें उत्पाद पूछा गया है कि इसका उत्पाद क्या होगा। तो अपक्रिया में जो उत्पाद होगा वो मीसो यौगिक, ये मीसो कंपाउंड है, एक प्रकार के क्या है, मीसो यौगिक है, क्योंकि ट्रांस एल्किन पर एंटी एडिशन के साथ मीसो उत्पाद बनता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ज्यामितीय समता दर्शाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब, यहाँ पर क्या पूछा गया है कि कौन सा ज्यामितीय संरचना को दर्शाता है। तो अब इसमें देखेंगे पहला ऑप्शन दिया गया है एच सिंगल बॉन्ड, H सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, I और BR जुड़ा हुआ है। तो इसमें कौन सा ज्यामिति, तो ज्यामितीय संरचना जो दर्शाएगा भाई साहब वो कौन सा है। इसमें एक बार दूसरे ऑप्शन को हम चेक करते हैं। ठीक है, और दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे तो उसमें क्या दिया गया है, ध्यान रखेंगे। इसमें आपका हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, इसमें बी वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। एक बार सस्पेंस का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें निर्धारित आइसोमर शो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कायरल अणु है। तो इनमें से कायरल अणु की पहचान करना है। तो CHCl BRI, ये इसमें चारों समूह अलग अलग हैं, इसलिए इसमें कौन सा जो है ये कायरल अणु है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी, क्योंकि CH अलग है, Cl फिर Br फिर आयोडाइड, ये क्या है, ये कायरल कार्बन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अगला है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज क्या है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये क्रियात्मक समावेवी हैं। क्या है? क्रियात्मक। ये एक प्रकार के फंक्शनल आइसोमर है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रकाशीय सक्रिय यौगिक है। तो प्रकाशीय सक्रिय यौगिक की बात हो रही है, इसमें 2-ब्यूटेनॉल। याद रखेंगे 2-ब्यूटेनॉल क्या है? एक प्रकार का प्रकाशीय यानी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन जिसमें दिया गया डी टार्टेरिक अम्ल और एल टार्टेरिक अम्ल हैं। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? डी टार्टेरिक और एल टार्टेरिक अम्ल। तो ये दोनों प्रतिबिंब समावयवी हैं, एंटेनोमर्स हैं, एक दूसरे के क्या है? एंटेनोमर्स हैं, जिसे हम प्रतिबिंब समावयवी कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा साइक्लोहेक्सेन का कौन सा समरूपण केरल है। तो इनमें से साइक्लोहेक्सेन का क्या पूछा गया है? कौन सा समरूपण केरल है? तो इनमें से ऐठित नौका यानी ट्विस्ट बोट, जिसे ऐठित नौका कहते हैं, ये इसमें से समरूपण है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सिस ट्रांस समता को प्रदर्शित करता है। तो सिस ट्रांस समता को जो प्रदर्शित करता है वो मेलेनिक और फ्यूमेरिक अम्ल प्रदर्शित करते हैं। कई बार ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, जो कि ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि हेक्सेन के किस समावयवी के संरचनात्मक तुल्यांक हाइड्रोजन परमाणु के केवल दो भिन्न समुच्च होते हैं। तो दो भिन्न जो समुच्च होते हैं वो 2,3-डाई मेथिल ब्यूटेन है। आंसर हो जाएगा इसमें 2,3-डाई मेथिल ब्यूटेन। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट उत्तर। अगला है कि कौन सा यौगिक प्रकाशिक सक्रिय है। तो प्रकाशिक सक्रिय यौगिक की बात पूछी गई है, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि प्रकाशिक सक्रिय यौगिक जब भी आपसे पूछा जाएगा तो द्वितीयक ब्यूटिल एमीन को याद रखेंगे। एक प्रकार का प्रकाशिक सक्रिय यौगिक है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ऑप्शन सी इसमें राइट उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है किसकी उपस्थिति के कारण प्रकाशिक समता उत्पन्न होती है। तो उपस्थिति किसकी होती है? जब एक सिमेट्रिक कार्बन एटम होते हैं, यानी एक असममित कार्बन परमाणु जब उपस्थित होता है तो प्रकाशिक समता उत्पन्न होती है। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम बाधा में सी सिंगल बॉन्ड सी बंध में घूर्णन देखा गया। तो सबसे कम बाधा की बात हो रही है जिसमें सी सिंगल बॉन्ड सी बंध में घूर्णन देखा गया, वो एथेन में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें ए। कौन सा ऑप्शन? ए इसमें करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, और अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ज्यामितीय समता प्रदर्शित करेगा। तो ज्यामितीय समता जो प्रदर्शित करेगा वो प्रदर्शित करेगा 1-फेनिल 2-ब्यूटीन। ये ज्यामितीय संरचना को, ज्यामितीय आइसोमर को शो करेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्यामितीय समता किसमें संभव नहीं होगी। तो ज्यामितीय जो समता है यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है, ये संभव नहीं है किसमें? प्रोपीन में। किसमें? प्रोपीन में ये संभव नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी ज्योमेट्रीय संरचना जो होगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो होगा वो 3-हेक्सीन, ब्यूटेनिक अम्ल और चक्रीय यौगिक में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें दिया गया है कि ये स्ट्रक्चर है और पूछा गया कि कौन सा समता प्रदर्शित करेगा। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। ये क्या करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि द्विबंध जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के चारों ओर समूह का विन्यास जो है वो अलग अलग है। देखेंगे डबल बॉन्ड जो है इसके चारों ओर ये अलग है, सब अलग अलग है। तो इनके समूह का जो विन्यास जब अलग होगा तो उसे ज्यामितीय संरचना कहते हैं, यानी सिस ट्रांस कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्यामितीय समता प्रदर्शित करेगा। तो ज्यामितीय जो संरचना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है, वो इनमें से कौन सा शो करेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे MABCD यानी वर्ग समतलीय, स्क्वायर प्लेनर। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट है कि जब समावयवी के संरचना सूत्र समान होते हैं परंतु उनमें परमाणुओं या समूहों की अपेक्षित अव्यवस्था भिन्न होती है तो उनको क्या कहते हैं। तो ऐसे को क्या कहते हैं भाई साहब? ऐसे को त्रिविमीय समता कहते हैं, स्टीरियो आइसोमर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टीरियो आइसोमर। आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ज्यामितीय समता दर्शाएगा।
तो ज्यामितीय जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो 2 हेक्सीन दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा? 2 हेक्सीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन के यौगिक में किलरता या कायलरता किसके गुण के कारण होती है? तो किसके गुण के कारण होती है? तो कार्बन के यौगिक में जो कायलरता है वो होती है चतुष्फलीय प्रकृति यानी टेट्राहेड्रल नेचर के कारण होती है। किसके कारण? टेट्राहेड्रल प्रकृति यानी टेट्राहेड्रल नेचर के कारण कार्बन के यौगिक में कायरलता गुण जो होती है वो होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है 1 क्लोरो 2 नाइट्रो एथीन के लिए किस प्रकार की समता संभव है? तो 1 क्लोरो 2 एथीन के लिए समता जो संभव है वो ईजेड समता है। कौन सी समता? ईजेड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर या ईजेड समता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ईजेड आइसोमेरिज्म। ओके, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कायरल अणु देगा? क्वेश्चन इसमें दिया गया है कौन सा कायरल अणु देगा। तो पहला ऑप्शन देखेंगे जिसमें दिया गया है कि CH3COCl और उपस्थिति किसकी रेजेंट LiAlH4। तो ये होगा नहीं। कायरल अणु वो देगा जिसका क्या होगा कि जब प्रोपेनल की बात हो रही है तो जब प्रोपेनल यानी C2H5CHO की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX के साथ करा देंगे। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX के साथ करा देंगे तो 2-ब्यूटेनॉल बनता है जो एक प्रकार का कायरल अणु है। तो 2-ब्यूटेनॉल कैसा है? एक प्रकार का कायरल कार्बन है। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हम प्रोपेनॉल की अभिक्रिया किसके साथ? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जिसका नाम है RMgS यानी एल्किल मैग्नीशियम हाइड्राइड, जिसमें CH3MgBr आप देख सकते हैं। ये क्या दिया गया? एल्किल मैग्नीशियम हाइड्राइड। उपस्थिति किसकी है? हाइड्रोनियम और H2O यानी पानी की उपस्थिति में। तो रिएक्शन कराएंगे तो ब्यूटेनॉल क्या 2-ब्यूटेनॉल प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा कायरल होगा? इनमें से कायरल कार्बन पूछा गया है। इनमें से चिराल कौन सा है? तो इनमें से चिराल जो है वो होगा CH3CHBrCl3। ठीक है, इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा फिशर प्रक्षेपण सूत्र डी ग्लिसरॉल्डिहाइड के समान है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये कई बार आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो इनमें से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि डी ग्लिसरॉल्डिहाइड में सबसे नीचे वाले जो कायरल कार्बन पर OH समूह दाई और राइट साइड होता है और CHO ऊपर की तरफ। तो CHO ऊपर की तरफ है और राइट साइड में क्या है? CH2। राइट साइड में क्या दिया गया? CH2OH। ओके, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चौथा यूनिट जिसका नाम है लिक्विड स्टेट, और इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि गैसों की अपेक्षा द्रव धीमी गति से विस्तारित होते हैं क्योंकि इनके अणु प्रबल अंतरा आणविक बलों के बंध द्वारा बने होते हैं। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट उत्तर। अगला है हाइड्रोजन बंधन अनुपस्थित होता है। क्या पूछा गया है कि हाइड्रोजन बंध इनमें से अनुपस्थित किसमें होता है? तो हाइड्रोजन बंध H2S में अनुपस्थित होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये सल्फर जो होते हैं ये विद्युत ऋणात्मकता इनमें क्या होती है? कम होती है। इसलिए आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। बाकी H2O, NH3, C2H5, OH इस सब में हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रव संयोजित रहता है? तो इनमें से दोस्तों कौन सा द्रव ऐसा है जो संयोजित रहता है? तो इथेनॉल। याद रखेंगे इथेनॉल ये द्रव जो है एक प्रकार का द्रव है जो क्या होता है? संयोजित रहता है, क्योंकि हाइड्रोजन बंधन के द्वारा अणु आपस में जुड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैरा एजोक्सीसॉल है। तो पैरा एजोक्सीसॉल ये एक प्रकार का नेमेटिक द्रव क्रिस्टल है। कैसा द्रव है? एक प्रकार का नेमेटिक द्रव क्रिस्टल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि द्रव क्रिस्टल दर्शाते हैं। तो द्रव क्रिस्टल क्या दर्शाते हैं मेरे भाई? याद रखेंगे एक प्रकार का एनाइसोट्रॉफी ये प्रदर्शित करते हैं। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर। नेक्स्ट है डिबाई बलों में होते हैं। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। डिबाई बलों में होते हैं तो डिबाई बलों में द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अंतरा क्रियाएँ होती हैं, जिसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रवों में अणुओं के विन्यास का रेंज कैसा होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा गया है? द्रवों में अणुओं के
विन्यास का रेंज, तो इनमें द्रवों में अणुओं के जो विन्यास का रेंज होता है वो छोटा होता है। कैसा होता है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। इसमें आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि द्रवों का आंशिक जो क्रिस्टलाइन मॉडल है ये मानता है, ये क्या मानता है? ये मानता है कि द्रवों का जो साधारण ताप पर द्रव के साथ में जो ऐसा होता है कि इसका जो हाइड्रोजन बंध है वो कैसा हो जाता है, वो रूपांतरित होकर के रूपांतरित ठोस के रूप में बनाता है। ठीक है, तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन, साधारण ताप पर जल द्रव के रूप में होता है, ऐसा किसके कारण होता है? तो साधारण ताप पर जल क्या होता है? द्रव के रूप में होता है। इसका कारण यह है कि इसमें हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति होती है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ऐसा होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है पी एजॉक्सी एनिसॉल किस प्रकार के द्रव क्रिस्टल बनाते हैं? तो पी एजॉक्सी एनिसॉल जो है ये किस प्रकार के, तो ये स्मेटिक प्रकार के द्रव बनाते हैं। किस प्रकार के? स्मेटिक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा जिसमें ऐसे द्रव क्रिस्टल जिनमें सीमित गतिशीलता होती है तथा जो पत्तों में बहते हैं किस प्रकार के होते हैं? तो ये किस प्रकार के होते हैं भाई साहब? ये कीसम बल के प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के? कीसम बल के प्रकार होते हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें स्मेटिक बल का भी मिश्रण होता है। ठीक है, तो इनमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ध्यान रखेंगे, इनमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्मेटिक। अगला क्वेश्चन है द्रव में द्विध्रुव अंतःक्रियाएं क्या कहलाती हैं? तो ये जो क्रियाएं हैं ये क्या कहलाती हैं? ये कीसम बल कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? कीसम बल कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्रवों में मुक्त आयन की संकल्पना किसने दी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो द्रवों में मुक्त आयन की संकल्पना जो प्रस्तुत की थी वो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो वो दोस्तों आयरिंग के द्वारा। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन बंध है। क्या पूछा गया है? हाइड्रोजन बॉन्ड है एक प्रकार का अंतरा अणुक बल है। ये क्या है? एक प्रकार का अंतरा अणुक बल है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें प्रश्न है कि अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध का जो उदाहरण है वो है सैलिसिलडिहाइड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट उत्तर, क्योंकि इसके अणु के भीतर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस द्रव क्रोमेटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। तो गैस द्रव क्रोमेटोग्राफी में जो प्रयोग किया जाता है वो द्रव क्रिस्टल का, किसका प्रयोग किया जाता है? द्रव क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला है द्रव अवस्था ठोस तथा गैस की अवस्था है। तो द्रव अवस्था ठोस तथा गैस की मध्यावर्ती अवस्था कैसी अवस्था है? एक प्रकार की मध्यावर्ती अवस्था है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट उत्तर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है कि त्रिज्य प्रायिकता फलन व्यक्त किया जाता है। तो त्रिज्य जो प्रायिकता फलन है वो किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है? तो इसको आप सब ध्यान देंगे कि जो इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि त्रिज्य आपका जो क्वेश्चन कैसा है इसमें दिया गया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है त्रिज्य प्रायिकता की बात। ठीक है, तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4πr2p। ठीक है, ये त्रिज्य प्रायिकता फलन का इक्वेशन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न ताप पर तथा उच्च दाब पर पदार्थ किस अवस्था में होते हैं? तो निम्न ताप पर तथा उच्च दाब पर जो पदार्थ की अवस्था होती है वो कैसी होती है? तो ये होती है ठोस प्रकार की। कैसी प्रकार की इसकी होती है? ठोस होती है। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठोस। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकृति नहीं? तो जिसका आयतन निश्चित होता है आकृति नहीं होती वो द्रव होता है। द्रव का क्या होता है? आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकृति इसकी अनिश्चित होती है, यानी निश्चित नहीं होती है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव का घनत्व गैसीय अवस्था की तुलना में होता है।
तो द्रव का घनत्व गैसीय अवस्था की तुलना में अधिक होता है। कैसा होता है? अधिक होता है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका ना तो आयतन निश्चित होता है ना ही आकृति। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो किसका दोस्तों याद रखेंगे कि जब आपसे क्वेश्चन आए कि इनमें से किसका आयतन, ना तो आयतन ही इसका निश्चित है और ना ही आकृति, तो वो कौन सा हो जाएगा? याद रखेंगे, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, गैस। गैस का ना ही आयतन होता है ना ही आकृति होती है। अगला है, लंदन बल द्विध्रुव आघूर्ण बलों की तुलना में होता है। तो लंदन बल द्विध्रुव आघूर्ण की तुलना में प्रबल होता है। कैसा होता है? प्रबल होता है। ठीक है, इसमें आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट उत्तर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माफ कीजिएगा, दुर्बल होता है, इसमें प्रबल मत लगाइएगा, माफ कीजिएगा, गलती होगी मुझसे। ठीक है, लंदन बल द्विध्रुव आघूर्ण के द्विध्रुव बलों की तुलना में दुर्बल होता है, प्रबल नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। क्लियर है? चलिए अगला है, इनरिंग सिद्धांत संबंधित है। तो इनरिंग सिद्धांत की बात करें तो ये जो संबंधित है, ये संबंधित है द्रव से। इनरिंग संबंध किससे संबंधित है? द्रव से संबंधित है। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें है कि ब्रैग्स समीकरण एक्स किरणें विवर्तन को प्रदर्शित करती हैं, जिसमें एन है। एन का मान पूछा गया, ब्रैग्स का इक्वेशन एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। तो ब्रैग्स समीकरण जिसमें एक्स किरण विवर्तन को प्रदर्शित करती है, तो एन, इसमें से एन क्या है? तो एन जो है ये क्या प्रदर्शित करता है? ध्यान देंगे, एन क्या प्रदर्शित करता है? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से कमेंट करके बताने का प्रयास कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका है। ये एक पूर्णांक को प्रदर्शित करेगा। एन जो है एक पूर्णांक को प्रदर्शित करेगा। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि फलक केंद्रित घनीय सेल में फलक पर उपस्थित एक परमाणु की इकाई सेल में भागीदारी होती है। तो इसकी जो भागीदारी होती है वो कितनी होती है? तो 1/2 भाग होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल के लिए अंतर आयनिक की दूरी। तो अंतर आयनिक की जो दूरी होती है वो कितनी होती है भाई साहब? अंतर आयनिक की दूरी जो होती है वो होती है लैम्डा 3a/2। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें है कि Na+ तथा Cl आयनों की त्रिज्या क्रमशः 95 pm और 181 pm है। तो NaCl इकाई सेल के कोर की लंबाई, तो इसके कोर की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कोर की लंबाई जो होगी वो 552 होगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि एक परमाणुक पदार्थ के फल केंद्रित घनीय इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं या अणुओं की संख्या कितनी होगी? तो इसके अणुओं की जो संख्या है वो 2 होगी। ठीक है, इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका हो जाएगा BCC। अगला क्वेश्चन है कि एक अंतः केंद्रित घनीय एकक सेल में उपस्थित परमाणुओं या अणुओं की संख्या कितनी होगी? तो इसके अणुओं की जो संख्या होगी वो कितनी होगी दोस्तों? याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें जो संख्या है वो कितनी होगी? तो वो होगा आपका बी, यानी कि 2 होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल के कोर की लंबाई। तो सेल के कोर की जो लंबाई है वो कितनी होगी? तो सेल के कोर की लंबाई जो है वो हो जाएगी आपका 4/√2r। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें दिया गया है कि धातु मोलर द्रव्यमान दिया गया है कितना? 63.55 ग्राम मोल। तो इसकी जो घनीय इकाई सेल की कोर लंबाई है वो 393 pm है तथा इसका घनत्व तो है 8.92 cm। तो इसके सेल, ये इकाई सेल किस प्रकार की है? तो जो इकाई सेल है ये किस प्रकार की है? तो ये है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ये फलक केंद्रित प्रकार की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि x परमाणु द्रव्यमान इक्वल टू 40। इसमें है 40 ग्राम इकाई मोलों की संख्या होगी जो BCC प्रकार में क्रिस्टलीकृत होता है। तो Na आवोगाद्रो संख्या इसकी कितनी होगी? तो इसमें आवोगाद्रो की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? वो हो जाएगी 0.1 Na/2। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि ब्रैग्स समीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्रैग्स के समीकरण में एन लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा में एन क्या प्रदर्शित करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब। तो एन जो है ये क्या प्रदर्शित करता है, एन जो प्रदर्शित करता है ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या प्रदर्शित करता है, ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसमें यानी आपका आंसर हो जाएगा परावर्तन की कोटि, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि फलक केंद्रीय घनीय सेल में घेरा गया आयतन, तो घेरा गया जो आयतन है वो कितना होगा, तो घेरा गया आयतन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें दोस्तों आप सबको ध्यान रखने योग्य बातें ये हैं कि जब इस प्रकार के क्वेश्चंस आएँ तो याद रखेंगे कि फलक केंद्रीय घनीय इकाई सेल में घेरा गया जो आयतन है वो 16/3 r पाई r क्या है क्यूब। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट है कि अंतः केंद्रित घनीय जालक की समवन संख्या, तो अंतः केंद्रित घनीय जालक की जो समवन संख्या है वो कितनी होगी, वो 8 होगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है डायमंड के प्रति एकक कोष्ठ में कार्बन परमाणु की संख्या क्या होगा, तो डायमंड के प्रति एकक कोष्ठ में कार्बन परमाणु की जो संख्या है वो 8 है। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इकाई सेल विमाओं के साथ यौगिक जो दिया गया वो A दिया गया 0.387, B दिया गया 0.387 एवं C दिया गया 0.504 m और अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा 90 डिग्री एवं गामा दिया गया 120 डिग्री। तो इसका क्रिस्टलीय तंत्र पूछा गया है कि इसका क्रिस्टलीय तंत्र कैसा होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसका जो क्रिस्टलीय तंत्र है, ठीक है, वो कैसा होगा, इसका क्रिस्टलीय तंत्र जो होगा वो कैसा हो जाएगा, वो षष्ठभुजक हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि किस प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस में ऊष्मा और विद्युत का चालन होता है, तो ऊष्मा और विद्युत का जो चालन होता है वो किसमें होता है, धात्विक में होता है। किसमें होता है, धात्विक में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन जिसमें दिया गया है कि किस प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस में, क्वेश्चन दिया गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है, सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कौन सा है, तो आप सब याद रखेंगे SI सिलिकॉन जो है ये सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि एक आयनिक क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण, तो आयनिक क्रिस्टलीय ठोस का जो उदाहरण है वो है लिथियम फ्लोराइड LiF। लिथियम फ्लोराइड क्या है, ये आपके आयनिक क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्रिस्टलीय ठोस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन की पहचान करना है तो दोस्तों पहला देखेंगे जिसमें वो ताप की कोटि पर गलित होते हैं, बिल्कुल सत्य कथन है। वह अनआइसोट्रॉपिक हैं, बिल्कुल यही असत्य कथन है। बी वाला आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा, यही आपका क्या है, असत्य कथन है। तो अक्रिस्टलीय ठोस के लिए निम्नलिखित में से असत्य कथन है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि हीरा और ग्रेफाइट हैं, तो ये एक प्रकार के क्या हैं, अपर रूप हैं। ये प्रकार के हीरा और ग्रेफाइट जो है ये एक प्रकार के अपर रूप हैं। आंसर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा असत्य है। तो इसमें असत्य आपको देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 45 और असत्य कथन की पहचान, तो क्यूब दिया गया है जिसमें A डज नॉट इक्वल टू B इक्वल टू C और एक्सियल एंगल इसमें दिया गया अल्फा बीटा डज नॉट इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री KUCL, ये सत्य कथन है। मोनोक्लिनिक में देखेंगे, मोनोक्लिनिक की बात हो तो अल्फा A डज नॉट इक्वल टू B इक्वल टू C, अल्फा बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी सत्य है। यहाँ पर देखेंगे रोम्बोहेड्रल में A इक्वल टू B इक्वल टू C, ठीक है, A इक्वल टू B इक्वल टू C, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 9 डिग्री यहाँ होगा, ये आपका असत्य कथन है। सी वाला आपका ये असत्य कथन है। ठीक है, बाकी टाई क्लिनिक भी सही है, A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू अल्फा इज डज नॉट इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इज डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ये सत्य कथन है। तो सी वाला इसमें असत्य कथन आपका था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि दिया गया है कि द्विसलम्ब
क्रिस्टल पद्धति निम्नलिखित इकाई कोष्ठ विमाएँ को रखता है? तो इनमें से विमाएँ जो रखता है वो रखता है ऑप्शन नंबर बी, ए इक्वल टू बी, बी डज नॉट इक्वल टू सी, एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि CaF2 का त्रिविमीय जालक है। तो CaF2 का त्रिविमीय जो जालक है वो हो जाएगा आपका फलक का केंद्रित घन। अगला है कि क्वेश्चन कि विभिन्न क्रिस्टल तंत्रों से कुल कितने त्रिविमीय जालक प्राप्त होंगे, कि त्रिविमीय जालक की जो संख्या इनमें से होगी वो कितनी होगी? तो इनकी जो संख्या होगी भाई साहब वो 14 होगी लगभग। इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इकाई सेल का उदाहरण जिसमें क्रिस्टलोग्राफिक त्रिविमीय दिया गया है। क्रिस्टलोग्राफिक त्रिविमीय एच डज नॉट इक्वल टू बी, बी डज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री और बीटा इज डज नॉट इक्वल टू 90 है। तो क्या होगा? तो ये कैसा होगा? तो याद रखेंगे ये होगा आपका एकांताक्ष सल्फर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोटेशियम की तुलना में सोडियम की, तो सोडियम की क्या होती है? आयनन विभव अधिक होता है। पोटेशियम की तुलना में सोडियम का आयनन विभव अधिक है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्षार धातु में संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछा गया है। तो क्षार धातुओं में संयोजी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? एक होती है, क्योंकि समूह फर्स्ट में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम और CS के सभी तत्वों के बाहरी कक्ष में यानी वैलेंस शेल का जो सामान्य विन्यास है वो NS1 होता है, अर्थात इसमें एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका परिणाम क्षार धातुओं के परमाणु क्रमांक बढ़ाने के साथ बढ़ता है? तो आयनिक त्रिज्या, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आयनिक त्रिज्या अगर हम क्षार धातुओं का बढ़ाएंगे तो इसके परमाणु क्रमांक भी बढ़ेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है कि क्षारीय धातुओं में सहसंयोजी प्रकृति के घटाने का क्रम। तो क्षारीय धातुओं में सहसंयोजी कोवैलेंट जो नेचर है उसका जो क्रम क्या होगा? तो उसका जो क्रम होगा याद रखेंगे दोस्तों MI ग्रेटर देन MBr, MCl एंड MF। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि फजान भाई साहब के जो नियम थे उसके अनुसार एनायन का देखा जाए तो एनायन का आकार जितना बड़ा होगा उसमें सहसंयोजी लक्षण उतने ही अधिक होंगे। तो आयोडाइड जो आयोडाइड है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये सबसे बड़ा है, इसलिए MI सबसे पहले सहसंयोजी है, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड और फिर क्लोराइड। ओके, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लिथियम के असंगत गुणों को प्रदर्शित नहीं करता है? तो लिथियम के असंगत गुणों को जो प्रदर्शित नहीं करता है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी Li समूह फर्स्ट की अन्य धातुओं से अधिक मृदु है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर नेक्स्ट, इसमें सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सोडियम धातु को किस में रखा जाता है, ये आपको बताना है। तो सोडियम धातु को केरोसिन मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि जालक ऊर्जा और अन्य धारणाओं के आधार पर निम्नलिखित क्षारीय धातुओं क्लोराइडों में निम्नलिखित में से किसका अनुमानित गलनांक बिंदु उच्चतम है? तो NaCl का गलनांक बिंदु सबसे उच्चतम है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर, क्योंकि NaCl में जालक ऊर्जा यानी लाइटिक एनर्जी अधिक होनी चाहिए, इसलिए अत्यधिक सहसंयोजी लक्षण के कारण गलनांक कम हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अनुमापन द्वारा सामान्यतः किस अभिकर्मक का उपयोग जल की कठोरता निर्धारण करने में करते हैं? तो EDTA यानी डाई सोडियम लवण का प्रयोग करते हैं। किसका? EDTA डाई सोडियम लवण। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी राइट उत्तर। नेक्स्ट है कि नेल्सन सेल निम्नलिखित के बनने में प्रयुक्त होता है। तो नेल्सन सेल ये प्रयुक्त होता है किसमें? कास्टिक सोडा बनाने में, NaOH कास्टिक सोडा। ठीक है, तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कास्टिक सोडा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है पोटाश एलम होता है। तो पोटाश की बात हो रही है। पोटाश एलम जो होता है वो द्विक लवण होता है, डबल साल्ट होता है। कैसा होता है? एक प्रकार का डबल साल्ट होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सर्वाधिक अस्थायी यौगिक। तो सर्वाधिक अस्थायी यौगिक पूछा गया है तो लिथियम फ्लोराइड, याद रखेंगे लिथियम फ्लोराइड सबसे सर्वाधिक अस्थायी यौगिक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है समूह फर्स्ट ए के तत्व बुनसन बर्नर की ज्वाला को
रंग किस कारण से प्रदान करते हैं? तो ये रंग जो प्रदान करते हैं वो निम्न आयनन विभव के कारण। ये के कारण? निम्न आयनन विभव के कारण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा धनायन है? सबसे छोटा धनायन पूछा गया है। तो Al+3 Al+3 ये सबसे छोटा धनायन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें सभी सम इलेक्ट्रॉनिक यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन है, जिस पर आयन का धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज जितना अधिक होगा उसका आकार उतना ही छोटा होगा, क्योंकि नाभिकीय आकर्षण इसका क्या होता है, बढ़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें है कि BaSO4 की जल में विलेयता का कारण क्या है? तो जल में विलेयता का कारण यह है क्योंकि इसके पास उच्च चालक एनर्जी होती है। क्योंकि किसी भी यौगिक की बात करें तो किसी भी यौगिक के घुलने में उसकी जल योजन ऊर्जा यानी हाइड्रेशन एनर्जी जालक ऊर्जा से अधिक होनी चाहिए। जैसे BaSO4 में Ba2+ और SO4 2- दोनों का आकार बड़ा होने के कारण इसकी जालक ऊर्जा बहुत अधिक होती है, जिससे पानी के अणु को तोड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किसमें जल योजन ऊर्जा जालक ऊर्जा से अधिक है? तो जल योजन ऊर्जा ये MgSO4 से अधिक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है लिथोपान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या पूछा गया मेरे भाई? लिथोपान है। तो लिथोपान में से कौन सा है? ZnS+ BaSO4 ZnS+ BaSO4। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है ब्लीचिंग पाउडर एक यौगिक है जिसका अणुसूत्र। तो ब्लीचिंग पाउडर का अणुसूत्र पूछा गया है CaOCl2। ये ब्लीचिंग पाउडर का अणुसूत्र है। इसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का अदर नेम, तो ब्लीचिंग पाउडर इसका अणुसूत्र कितना है? तो CaOCl2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कैल्शियम साइनाइड का फॉर्मूला पूछा गया है। तो कैल्शियम साइनाइड का जो फॉर्मूला होता है CaCN2। क्या होता है? CaCN2। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। कैल्शियम कार्बाइड की नाइट्रोजन के साथ उच्च ताप पर अभिक्रिया कैल्शियम साइनाइड बनाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि क्षारीय मृदा धातुओं में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक जो है वह है बोरियम। क्या है? बोरियम। याद रखेंगे, आंसर भी आपका राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है बेरिलियम की विद्युत ऋणात्मकता निम्नलिखित में से किसके समान है? तो किसके समान होती है? एल्यूमिनियम Al के समान होती है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षारीय मृदा धातुओं में BaSr Ca और Mg उनके प्रथम आयनन विभव को घटते हुए क्रम में किस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं? तो हम इनको किस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं? इनको व्यवस्थित कर सकते हैं MgCaSrBa के रूप में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन जल के अत्यधिक घुलनशील हाइड्रोक्साइड बनाता है? तो हाइड्रोक्साइड इनमें से कौन सा बनाता है? तो पोटेशियम आयन बनाता है K+। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है सीमेंट का सेट होना है। सीमेंट जो है उसका सेट होना, यानी सीमेंट का घोल अगर आप बनाए हैं, रख दिए, वो सेट हो गया, तो वो कैसी अभिक्रिया है? ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये जब सीमेंट को हम पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है? हाइड्रेशन की प्रक्रिया होती है। तो हाइड्रेशन की प्रक्रिया में काफ़ी मात्रा में ऊष्मा हीट जो होती है वो बाहर निकलती है, और जब हीट ज़्यादा बाहर निकलती है तो उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इनमें से सही कथन को पहचानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया मेरे भाई? ध्यान दीजिएगा, इसमें है इनमें से सही कथन को पहचानिए। सत्य कथन में से कौन सा है? तो पहला है कि जिप्सम में प्लास्टर ऑफ कैल्शियम की प्रतिशत प्लास्टर ऑफ पेरिस से कम होती है। बिल्कुल सही सत्य कथन है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जिप्सम की बात करें तो CaSO4 ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है, और CaSO4 इंटू 2H2O ये पानी के अणु से अधिक होने के कारण कुल द्रव्यमान इसका बढ़ जाता है, जिससे कैल्शियम का प्रतिशत प्लास्टर ऑफ पेरिस से अधिक हो जाता है, यानी CaSO4 0.1/2 इंटू H2O की तुलना में कम हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्षारीय मृदा धातुएं। तो क्षारीय मृदा जो धातुएं हैं वो कौन कौन सी हैं? BaMgCaSrBa। याद रखेंगे कौन कौन सी? BaMgCaSrBa ये क्षारीय मृदा धातुएं हैं। ठीक है,
जिसमें जब आवर्त सारणी में देखेंगे तो आवर्त सारणी के समूह 2 यानी ग्रुप सेकंड ए के तत्वों को क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं, एल्कालाइन अर्थ मेटल कहते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि बेरिलियम अपने समूह सेकंड ए के अन्य सदस्यों के कई प्रकार से भिन्नता दर्शाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है क्योंकि छोटा आकार तथा इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता है वो अधिक होती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा आकार तथा उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण बेरिलियम अपने समूह सेकंड के अन्य सदस्यों से कई प्रकार से भिन्नता दर्शाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आपका अगला क्वेश्चन है डाई बोरेन में बोरेन का संकरण पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डाई बोरेन में बोरेन का संकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है आपको। तो डाई बोरेन में बोरेन का जो संकरण है वो क्या है? sp3 संकरण है। इसमें क्या आंसर हो जाएगा? ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, क्योंकि डाई बोरेन में प्रत्येक बोरेन जो परमाणु हैं उनमें 4 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है, तो 2 सामान और 2 सेतु यानी ब्रिज हाइड्रोजन, जिसके लिए sp3 संकरण कक्षकों का उपयोग करते हैं। अगला है बोरॉन के सहसंयोजक यौगिक कोवैलेंट यौगिक या कोवैलेंट कंपाउंड बनाने का कारण क्या है? तो बोरान के सहसंयोजक यौगिक बनाने का कारण ये है कि ये इसके पास उच्च आयनन ऊर्जा होती है। क्या होती है इसके पास? उच्च आयनन ऊर्जा। दूसरा यह है कि निम्न आयनन ऊर्जा, दोनों के कारण माफ कीजिएगा, इनमें आपका होगा उच्च आयनन ऊर्जा और छोटा आकार होने की वजह से, तो इसमें ए एंड सी दोनों सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, तो बोरेन के सहसंयोजक यौगिक बनाने का कारण यह है क्योंकि उसके पास क्या होता है? उच्च आयनन ऊर्जा होता है और छोटा आकार। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है डाई बोरेन में 2 HB एंड H कोण लगभग हैं, तो इसके जो कोण हैं वो एक तो है 97 डिग्री का, ठीक है, और दूसरा आपका है 120 डिग्री का। तो इसके निकटतम जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 60 और 120 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि माफ कीजिएगा 1+ ऑक्सीकरण अवस्था किसके स्थायित्व के बढ़ने का क्रम है? तो ये किसके बढ़ने का क्रम है? ये ALGAINTI आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अम्लीय है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। अधिक अम्लीय पूछा गया है तो Al2O3 ये अधिक अम्लीय है। इसका कारण क्या है? क्योंकि Na2O और CaO ये दोनों क्षारीय हैं। MgO की बात करें तो MgO भी कम क्षारीय है, जबकि Al2O3 उभयधर्मी है, और उभयधर्मी होने की वजह से इसमें अधिक अम्लीय गुण होंगे, तो इसलिए आंसर सी हो जाएगा आपका राइट उत्तर। अगला है कि निम्नलिखित में से अकार्बनिक बेंजीन किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अकार्बनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो इनऑर्गेनिक बेंजीन जो है वो इनमें से B3O3H6 नहीं B3N3H6 होगा, माफ कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसे बोराजिन भी कहा जाता है। तो बोराजिन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है B3N3H6 होता है, और इसकी जो संरचना है वो बेंजीन के जैसी होती है, H6C6H6 जैसी होती है, इसलिए इसे अकार्बनिक बेंजीन भी कहा जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका स्थायित्व स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसका स्थायित्व स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है? तो इसमें BH3 की जो ये है अवस्था है ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला डाई बोरेन में जल अपघटित होने से निर्मित उत्पाद कौन से हैं? तो जब भी बात हो डाई बोरेन की तो डाई बोरेन में जल अपघटित यानी कि डाई बोरेन का क्या हो रहा है? जल अपघटन कराया जा रहा है। तो जब हम जल अपघटन कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? इसके जो निर्मित उत्पाद होंगे वो H3BO3 एंड H2 होंगे। इसमें आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट उत्तर। देखिए विवरण की बात करें अगर तो डाई बोरेन का जो फॉर्मूला है वो क्या है? B2H6 है, आप सब जानते हैं, प्लस हमने क्या किया 6 मॉलिक्यूल ले लिए किसके? पानी के यानी H2O के, और इसका रिएक्शन करा डाला तो हमें प्राप्त हो गया 2H3BO3 + 6H2O। इसमें बोरिक अम्ल और हाइड्रोजन गैस भी बनते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है समूह 13 आवर्त सारणी के समूह 13 के तत्वों की बढ़ती हुई परमाणु त्रिज्या का क्रम क्या है? तो बढ़ती हुई परमाणु त्रिज्या का जो क्रम है वो है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि डी कक्षक के संकुचन के कारण गैलियम गैलियम की जो त्रिज्या है ये एल्यूमिनियम Al से
क्या होती है, थोड़ी छोटी हो जाती है, ये एक अपवाद है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है बोरान, BF3 BF6 3- बनने में असमर्थ होता है, क्योंकि बोरान में डी कक्षकों का अभाव होता है, इसलिए ये जो है असमर्थ है इसको बनाने में। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, जिसमें आयरन की अपेक्षा एल्यूमिनियम अधिक क्रियाशील है, लेकिन आयरन की अपेक्षा एल्यूमिनियम कम आसानी से संरक्षित होता है, क्योंकि इसका कारण यह है कि ऑक्सीजन रच्छी ऑक्साइड की परत इसमें बनती है। ऑक्सीजन रच्छी ऑक्साइड की परत इसमें बनती है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि एल्यूमिनियम हवा के संपर्क में आते ही अपने ऊपर Al2O3 की एक अभेद परत बना लेता है, जो इसे जंग लगने से बचाती है। क्लियर है? निम्नलिखित वाय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन सा आर्गन को दिखाता है? तो आर्गन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NH2NP6 होता है। याद रखेंगे आप सभी, NH2NP6। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्गन का उपयोग आर्क वेल्डिंग में होता है, इसका कारण है? तो इसका कारण यह है कि धातु के साथ कम इसकी क्रियाशीलता है। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम की खोज किसने की थी? तो हीलियम की जो खोज की गई थी वो फ्रैंकलैंड तथा लायर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? फ्रैंकलैंड तथा लाकेर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट है कि नोबल गैस के अणुओं के कंपन ऊर्जा नहीं होती। नोबल गैस के अणुओं के कंपन ऊर्जा नहीं होती, क्योंकि नोबल गैस क्या होता है? नोबल गैस एक परमाणु को होता है। ठीक है, ये क्या होता है? एक परमाणु। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेनान ऑक्सीक्लोराइड की ज्यामिति आकृति ज्योमेट्रिकल पूछा गया है कि ज्योमेट्रिकल शेप इसका होता है, कैसा होता है? जो इसकी ज्योमेट्री, माफ कीजिएगा, इसकी ज्योमेट्री पूछी गई है। तो इसका जो ज्योमेट्री होती है क्या होती है? त्रिकोणीय पिरामिडीय होती है। क्या होती है? त्रिकोणीय पिरामिडीय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट है, XeF4 एंड XeF6 को माना जाता है, तो इसको क्या माना जाता है? इसको एक दूसरे के आक्सी कारक माना जाता है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। अगला है, आर्गन की खोज किसने की थी मेरे भाई? तो आर्गन की खोज रैमसे ने की थी। किसने की थी? रैमसे ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट है, नोबल गैस जो सर्वाधिक संख्या में यौगिक बनाता है, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है Xe, जेनान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, जेनान नोबल गैस जो सर्वाधिक संख्या में यौगिक बनाती है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रकृति में दूसरों की तुलना में सर्वाधिक पाई जाती है? तो प्रकृति में जो सर्वाधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो आर्गन है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि कौन सा एक परमाणुक है? तो इनमें से एक परमाणु पूछा गया है, तो नियान क्या है? एक परमाणुक है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा नाभिकीय संलयन उत्पन्न होता है? तो नाभिकीय संलयन की बात करें तो हीलियम याद रखेंगे, हीलियम एक नाभिकीय संलयन उत्पन्न करता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोराइड नहीं पाया जाता है? तो फ्लोराइड नहीं पाया जाता है, तो CF4 में फ्लोराइड नहीं पाया जाता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट उत्तर। अगला, नियान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नियान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 होता है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर। नेक्स्ट है कि विज्ञापन के लिए प्रयुक्त रंगीन विसर्जन विनालिका होती है, ये किसकी होती है? तो ये नियान की होती है। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, जैसा कि मैंने चैप्टर वाइज तो आपको कराया है, लेकिन 3-4 चैप्टर के जो सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और आपका S&P ब्लॉक के कुछ क्वेश्चन थे, जिनको एक ही क्रम में मैंने अरेंज कर दिया है। ठीक है, तो इस पर मैंने विस्तृत आपको जितना भी इम्पोर्टेंट था वो करा दिया है। ठीक है, तो प्रयास मेरा ये रहेगा कि जल्द से जल्द एक और वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूं, ताकि एग्जाम से पहले आप पूरे कोर्स को रिवीजन कर पाएँ। आप सभी को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, और बाकी सभी साथी से निवेदन करेंगे कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस बार दोस्तों आप सब के लिए जो नए सिलेबस हैं उनका वीडियो बहुत ही कम मिला है। जैसे केमिस्ट्री और बॉटनी का सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ था, बाकी जूलॉजी आप सबका बहुत ही अच्छा से मैंने कवर करा रखा है। चैप्टर वाइज भी MCQ कराए हैं और कम से कम 4 से 5 मॉडल पेपर भी कराए हैं। तो उन सब की वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे प्लेलिस्ट में, आप देख लीजिएगा।
बाकी एक विस्तृत वीडियो मैं बॉटनी की भी बनाने वाला हूं, जिसमें महामैराथन क्लास इंक्लूड रहेगी। पूरे पाठ्यक्रम को एक ही वीडियो के अंतर्गत कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।